गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट में डेवलपमेंट आ रखी है उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। कल झारखंड का पेपर दिया था, मैंने सोचा था मैंने पूछूंगी, बट क्या ही बोलूं, मैंने देखा बच्चों को बहुत मेहनत कर रहे थे, झारखंड स्पेसिफिक रट रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, और लास्ट में क्या हो गया, पेपर लीक। पॉजिटिव रहना है, ये वाला जो ट्रेट होता है ना, एक बहुत देख रही हूँ आजकल बच्चों में आ रहा है कि पेपर लीक ही हो जा रहा है तो पढ़ने से क्या फायदा। ये वाला जो ट्रेट है ना, ये नहीं लाने देना अपने अंदर। और अगर आपके फ्रेंड के अंदर आ रहा है तो उनको समझाओ और मेहनत करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो भी गोल है वो जरूर अचीव कर लेंगे। पॉजिटिव रहना है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। सही विकल्प बताइए। आर्टिकल 11 के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आर्टिकल 11 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है, क्या वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो सिटीजनशिप का लॉ है, जो सिटीजनशिप का एक्ट है, उसको बाय लॉ रेगुलेट कर सके। क्या वो राइट टू सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट कर सकता है हमारा पार्लियामेंट? बिल्कुल, पार्लियामेंट जरूर कर सकता है। हमारी संसद को ये अधिकार है। और कैसे अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत ये अधिकार है। ये स्टेटमेंट तो क्या हुआ, सही हुआ। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर्टिकल 11 हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ रेगुलेट कर सके। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीए जो है वो नहीं अप्लाई होगा जो भी 5th शेड्यूल के एरिया आते हैं, ट्राइबल एरियाज आते हैं। कैसा है बताइए। हमने पहले पढ़ा था 5th शेड्यूल के बारे में, बहुत अच्छे से जाना था हमने। 6th शेड्यूल को भी लेके पढ़ा हुआ है जब लद्दाख के बारे में पढ़ रहे थे। तो 5th शेड्यूल में बाबू कितने स्टेट्स आते हैं? 11 स्टेट्स आते हैं ना। तो क्या ये 11 स्टेट्स को सीए के अंडर में ऐसा प्रोविजन है कि वो एग्जम्प्टेड है, उनके ऊपर नहीं लागू होगा सीए? थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैसे होगा 11 स्टेट्स? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सही होता अगर 5th की जगह यहाँ पे 6th स्टेटमेंट लिखा रहता, 6th शेड्यूल लिखा रहता, ठीक है। तो 5वीं नहीं 6वीं अनुसूची के अंदर में ये प्रावधान दिया गया है, सीए के अंदर में ये प्रोविजन ऐड किया हुआ है कि सीए जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। 6th शेड्यूल कि ट्राइबल एरियाज पे सीए नहीं अप्लाई होगा। बिल्कुल याद रखना है, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको क्या पूछा जा रहा है? सही विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो सिर्फ एक ही सही है, तो हम क्या कहेंगे? ओनली वन, ठीक है। चलो, तो क्या आर्टिकल आई हुई थी, पूछा बोला गया था इस आर्टिकल में कि एक्चुअली में कौन बेनिफिट करेगा सीए से, है ना। तो अभी तो फिलहाल ये बच्चों को पता है कि सीए है क्या। इस डेट को या इस डेट से पहले अगर कोई भी ऐसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी में आते हैं और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए हैं, तो उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और ये डेडलाइन इंपॉर्टेंट होगा। चलो, तो एक्चुअली में किसको बेनिफिट करेगा ये? ऑब्वियसली वैसे इमिग्रेंट को जो इस डेट से पहले या फिर उस डेट पे आए हुए हैं और इलीगली या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा पे। ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है इसके बारे में भी इस आर्टिकल में मेंशन था, पढ़ेंगे जानेंगे क्या है ये लॉन्ग टर्म वीज़ा। उसके अलावा बताया गया कि वेस्ट बंगाल में एक कम्युनिटी है, एक सेक्शन है मटुआ सेक्शन, वो बांग्लादेश के इमिग्रेंट थे। ये भी बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा 2.8 करोड़ बांग्लादेशीज हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी खुश हैं, क्यों? क्योंकि इनको नागरिकता मिल जाएगी। और मतलब नागरिकता मिल जाएगी, उससे पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के हैं। अभी तक तो चुपचाप रह रहे थे, है ना, बट अब बताना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश से आए, बट उनको फिर नागरिकता मिल जाएगी। किसको? 2.8 करोड़। डाटा अगर मेंस में लिखते हो तो बहुत प्यारे मार्क्स आएंगे। मटुआ सेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्ग टर्म वीज़ा की मैंने बारे में बात किया। लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या होता है? तो 2004 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? जो भी बॉर्डर पे, राजस्थान गुजरात पे बॉर्डर पे हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया कि वो ग्रांट कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी आते हैं 2010 में, और उनकी जब उनका टेन्योर चल रहा था तो जो उस टाइम के होम अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही काम किया और कहा कि हिंदू और सिख्स की जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनको हम लॉन्ग टर्म वीज़ा देंगे। और उसके अलावा उन्होंने बहुत लोगों को भी ऐड कर दिया कि हम लॉन्ग टर्म वीज़ा देंगे। किनको किनको देंगे? पाकिस्तानी वुमेन अगर उन्होंने किसी इंडियन नेशनल से शादी की हुई है, ठीक है। तो जो सचिन की बीवी थी ना, हाँ, तो उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है। अब तो नहीं पता, पर इसके अंडर में मिल सकता है, ठीक है।
तो पाकिस्तानी वुमेन हु वे मैरिड टू इंडियन नेशनल्स, उसके अलावा बट वो इंडिया में रह रही हो, ठीक है, गदर मूवी थी ना, हाँ, उसे भी याद रख सकते हो। तो अगर वो इंडिया में रह रही हो, पाकिस्तानी नेशनल की कोई वुमेन है जिन्होंने इंडियन नेशनल से शादी कर रखा है, तो उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाएगा। उसके अलावा विडोड या डाइवोर्सी इंडियन वुमेन जिन्होंने पाकिस्तानी से शादी कर ली थी, उनको मिल जाएगा। या फिर केस इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम कंपैशन। ओके, चलो, तो ये है लॉन्ग टर्म वीज़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको इनिशिएट किया था। जल्दी से पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ रखा है। नए रूल नोटिफाई हुए थे सीए के अंडर में, क्या क्या नए रूल थे, क्या क्या नई बातें थी। तो बोला गया था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ना, हाँ, सारे लेके आने हैं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, टेनेंसी हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। हालांकि हमारे अमित शाह जी ने कहा है कि अगर किनके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो उसके लिए भी अलग से हम कुछ निकालेंगे कि उनको हम कैसे नागरिकता दे सकें। पर फिलहाल के लिए जो नोटिफाइड चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट उनको लाने होंगे। उसके अलावा आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जो नोटिफाइड है सीए के अंदर में, जिनको कहा गया है कि हम आपको देंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में नागरिकता, तो वैसे कम्युनिटी के लोगों को ये सबूत दिखाना होगा कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उसके लिए उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? अपने कंट्री के लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी से, ठीक है, जो ये बताएगा कि वो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसी कम्युनिटी के मेंबर भी आगे रहेंगे चल के, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो भी प्ली होगा ये ऑनलाइन होगा और एक एम्पावर्ड कमेटी होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप ये इन 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं। आपका पूरा स्क्रूटिनाइजेशन होगा। आपकी मतलब होता है ना, एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो हर एक एंगल, हर एक चीज़ आपके बारे में देखेगा, जानेगा, परखेगा, उसके बाद आपको नागरिकता देगा। तो एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जिसका हेड करेंगे डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन के और थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हेड कौन करेगा? एसपी या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एम्पावर्ड कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कौन करेंगे? एसपी या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एम्पावर्ड कमेटी के कौन करेंगे? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन के, ठीक है, हर एक स्टेट के। इंपॉर्टेंट होगा, नया नई चीज़ आई है, बहुत ज़्यादा चल रहा है सीए में। चलो, क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे लगता है वहीं से पूछेंगे, है ना। आचार संहिता लागू हो गया है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 7 फेजेस में हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाली है। वोट देना है, भले ही आपकी आइडियोलॉजी क्या है, नहीं है, वोट देना है। अगर नहीं आपको कोई पसंद आ रहा है तो वहाँ पे नोटा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट जो आपका राइट है, जो आपकी ड्यूटी है, वो आप करो। आपको वोट देना है, ओके। तो ये नहीं कहना कि आप वोट देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। साल भर भय करेंगे और वोट देने के टाइम में टेक कर जाएंगे, ये नहीं चलेगा। वोट देना है, वोट देना इंपॉर्टेंट है। चलो, इलेक्टोरल सिस्टम, इसी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ये इनकरेक्ट, जो करेक्ट वाली वो बातें होती है ना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। गलत कथन बताना है, बताइए। बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे ना, आराम से निकल जाएगा। आजकल तो इतनी सारी न्यूज़ें चलती रहती है ना कि मुझे लगता है कि अगर न्यूज़ भी देख लो तो सॉल्व हो ही जाएंगे क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत कहीं अटकोगे, बट कोई नहीं, एलिमिनेट कर लोगे। चलो, क्या कह रहा है ये? क्या आचार संहिता जो है वो कब से फोर्स होता है, कब से लागू होता है? तो क्या इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद लागू हो जाता है और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक लागू रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? ऐसा है क्या? बिल्कुल है। जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ तब से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही है, ओके। चलो, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहती है। क्या? आचार संहिता, ओके। चलो, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि असम पहला स्टेट था जिसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया। ऐसा है क्या? स्टेट पीसीएस वाले बहुत पूछते हैं, बताइए। आदर्श आचार संहिता लागू करने वाला पहला राज्य असम था क्या भारत का? इससे पहले भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला ये लोकायुक्त कहाँ लाया गया था, किस स्टेट में लाया गया था? बताइए। महाराष्ट्र में लाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो बताइए, असम में आया था क्या पहली बार? नहीं बाबू, केरला में आया था, ठीक है। केरला इंडिया का पहला स्टेट था जिसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पहली बार लागू करवाया था। किसने? केरला ने। असम को लेके हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। असम ऐसा स्टेट था जिसने अपने यहाँ पहली बार जीएसटी वगैरह लागू करवाया था। किसने? असम में, ठीक है। जीएसटी असम, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का याद रखना है केरला। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या ये गलत है? अगर यहाँ पे केरला लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट सही रहता, बट यहाँ पे असम लिखा हुआ है। असम नहीं होगा, केरला होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ते हैं, पढ़ते हैं।
ठीक है। चलो, ये वाली जो इलेक्शन हो रही है, क्या वो सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्शन है? बताओ। ये दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास होगा। ओके, दूसरा, मतलब इससे पहले लंबा कोई था? हाँ था, 5 महीने तक चला था। कहाँ, ये रहा, 5 महीने तक चला था। जो सबसे पहली बार इलेक्शन हुई थी ना हमारी, हाँ, वो लॉन्गेस्ट इलेक्शन था। 5 महीने, समझ लो, 5 महीने तक चला था, आधा साल चला था वो इलेक्शन। 1951 से लेके 1952 तक वो हमारा सबसे लंबा इलेक्शन था। और इस बार का इलेक्शन सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। अनाउंस हो गए हैं, ठीक है, 7 फेजेस में होंगे हमारे यहाँ इलेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट फिर से न्यूज आए हुए थे, रिवीजन कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, फिर से जान लेंगे। कस्टीवू आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है बताइए? कस्टीवू जो 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, वो कहाँ है? बहुत आराम से, बहुत इजी है, मुझे पता है, पाक स्टेट में है, ठीक है। चलो, पाक जल डमरू मध्य में है स्थित क्या? कच्तीवू। क्यों न्यूज में था? तो इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फिशर्समैन को पकड़ लिया है श्रीलंकन आर्मी ने, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अर्ज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज छुड़वाइए, हमारे स्टेट के फिशर्समैन को पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। तो उसी से कुछ पॉलिटिकल न्यूज आए थे, इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट होगा लोकेशन। तो कस्टीवू आइलैंड के बारे में जानते हैं, क्या है? पाक स्टेट पे है, बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा है, बट 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने श्रीलंकन काउंटर पार्ट के साथ डील साइन किया और उन्हें उनका ऑनरशिप दे दिया। किसका ऑनरशिप दे दिया? कस्टीवू आइलैंड का ऑनरशिप दे दिया। कब दिया? 1974 में दे दिया, ओके। और इस एग्रीमेंट में क्या क्या बात कही गई? इसमें कहा गया कि आप प्लीज हमारे इंडियन फिशर्समैन को अलाउ करेंगे कि उस एरिया के अराउंड वो मछली पकड़ सके, ठीक है, फिशिंग कर सके, अपनी जालों को, अपने नेट्स को सुखा सके। और कस्टीवू आइलैंड पे एक सेंट एंथनीज की चर्च है, कैथलिक श्राइन है, वहाँ पे प्लीज आप परमिट कीजिए कि इंडियन नेशनल्स के लोग वहाँ जाएं और प्रे ऑफर कर सके। इस एग्रीमेंट में ये बात निकल के आई थी। कब साइन हुआ था? 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पे है पाक स्टेट और ये रहा आपका इधर बीच में कस्टीवू आइलैंड, ठीक है। हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा है। तो क्यों पकड़ते हैं फिशर्समैन को हमारे श्रीलंका वाले? ऑब्वियसली इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं इसीलिए। और दूसरा रीजन पकड़ने के बाद ये रहता है कि वो क्या कर रहे थे? बॉटम ट्रॉलिंग कर रहे थे। ये बॉटम ट्रॉलिंग श्रीलंका में बैन है, बट इंडियन फिशर्समैन अभी भी इसका यूज करते हैं। क्या होता है बॉटम ट्रॉलिंग? से फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग करने के टाइम में शिप से एक जाल ऐसे समुद्र के नीचे गहराई में फेंका जाता है और वो सारा मछली को अपने साथ लेते हुए चले जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आप देखो, फिश के साथ साथ जो भी वहाँ पे और भी एसेंशियल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो भी उस जाल के अंदर आ जाएगा, मराइन इकोसिस्टम को हैम्पर करेगा, अफेक्ट करेगा। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस टेक्निक को, इस मेथड को, बॉटम ट्रॉलिंग के मेथड को बैन कर रखा है। वो वहाँ पे डीप फिशिंग करते हैं, बट हमारे मछुआरे अभी भी बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। और यही रीज़न है कि श्रीलंकन आर्मी कहती है कि आप प्लीज़ बॉटम ट्रॉलिंग को रोकिए, ये एक्वेटिक मराइन एनवायरमेंट के लिए नहीं सही है। आपके फिशर्समैन हमेशा ये करते हैं, इसलिए हम उनको पकड़ते हैं, वो उनका कहना है। बॉटम ट्रॉलिंग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। समझ में आ गया बॉटम ट्रॉलिंग? बिल्कुल आ गया होगा। चलो जल्दी से रिवीजन करते हैं। गुल्फ ऑफ टोंकिन कल ही पढ़ा था, चाइना और वियतनाम के बीच में आता है गुल्फ ऑफ टोंकिन। चलो ठीक है। फॉर्मोसा स्ट्रेट, चाइना और ताइवान, गुल्फ ऑफ टोंकिन, चाइना और वियतनाम, फॉर्मोसा स्ट्रेट जिसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं, चाइना और ताइवान, मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट करता है इंडियन अरेबियन सी को, मतलब इंडियन ओशन अरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थनमाला कुल्लन, ये एक ड्वार्फ काऊ है, तो किस स्टेट की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इसको कंजर्व करेंगे? ठीक है, छोटी सी गाय होती है, बहुत छोटे से अमाउंट में दूध देती है, 8 क्वालिटी मिल्क देती है, बट मेनली इनका नरिशमेंट, इनको पाला जाता है उनके मैन्योर के लिए। बताइए, थिनमाला कुल्लन, इसके संरक्षण का निर्णय किया है किस राज्य ने? ड्वार्फ काऊ है, छोटी सी गाय है, ये क्या है? केरला की गवर्नमेंट ने। किसने किया है? केरला की गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो केरला की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में डिसाइड किया है कि हम करेंगे इसको क्या? कंजर्व करेंगे, ओके। तमिलनाडु को लेके क्या क्या डेवलपमेंट पर रखे हैं? बहुत प्यारा सा पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेकंड
स्पेसपोर्ट थुट्टिकोडी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, तमिलनाडु। केरला को लेके बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस महीने में हमने जो भी मेजर चीज़ पढ़ी थी सबसे पहली चीज़ थी कि केरला ने नोटिफाई किया है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, उसको हम स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर में शामिल करेंगे। किसने किया है? केरला ने किया है। चलो ठीक है। उसके अलावा केरला में फेरी बोट इनॉग्रेट किया था वर्चुअली हमारे मोदी जी ने। क्या था फेरी बोट में ऐसी खासियत? वो इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन से चलता है। कौन सा? केरला का फेरी बोट। ओके चलो, गुजरात बताओ। सेमीकंडक्टर यूनिट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की बात कही गई है। टाटा और ताइवान की कंपनी खोलेंगी। सबसे पहला खुलेगा उनमें से धोलेरा गुजरात में। उसके अलावा हमने पढ़ा था गुजरात को लेके कोचराब आश्रम रीडेवलप किया गया है। हमारे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया था। किसका? कोचराब आश्रम। 1915 में जब गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उनका पहला आश्रम था क्या? कोचराब आश्रम। उसके बाद झारखंड, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि झारखंड ने वल्चर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। क्या था वल्चर रेस्टोरेंट? वल्चर्स को बुलाएंगे और उनको ऑर्गेनिक खाना खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैटल को जो फीड करते हैं या फिर जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल को एनिमल को फीड करते हैं, लाइफ स्टॉक को फीड करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स होता है, जिसके चलते वल्चर्स की जनसंख्या कम हो रही थी। वो जो एंटीबायोटिक्स था उनके लिए हानिकारक था, तो इसीलिए हम उनको ऑर्गेनिक खाना देंगे। ठीक है। कहाँ? वल्चर रेस्टोरेंट में। किसने खोला है? झारखंड ने खोला है। चलो, अग्नि 5 बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आई थी, बहुत अच्छे से हर एक एंगल एक्सप्लेन किया था हमने, ऑलरेडी डील कर रखा है। अग्नि 5 को लेके फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए आप इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, बताइए। अग्नि 5 मोदी जी ने स्पेशली आके इसके बारे में ट्वीट किया था, तो ये तो अपने आप में ही ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर से स्पेशल अटेंशन भी मिल गया है, तो एग्जामिनर का भी स्पेशल अटेंशन मिलेगा। अग्नि 5 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं बाबू, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। क्या इसकी स्ट्राइक रेंज इतनी है 5000 किलोमीटर और इनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल है, बहुत बार पढ़ा है, ये तो स्टेटमेंट सही है, बट आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं मिशन दिव्य अस्त्र। क्या इसके अंडर में ये लॉन्च किया गया था ये टेस्ट? मिशन दिव्य अस्त्र, बिल्कुल मिशन दिव्य अस्त्र के अंदर में ही इसका परीक्षण किया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चौथा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, डिफरेंस क्या होता है क्रूज मिसाइल में? क्रूज मिसाइल आप पहले से ही प्रोग्राम करके रखते हो कि उनका टारगेट कहाँ होगा, वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करती है। ठीक है, एक तरह से मानो कि वो रिमोट कंट्रोल्ड है, पर बैलिस्टिक मिसाइल बल्ले बल्ले करती है, उड़ती है और जहाँ मन करता है वहाँ गिरती है, वो उसको कंट्रोल नहीं करते। तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, बिल्कुल है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से सतह के मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल है, ये स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक है, जो बच गया वही गलत है। फर्स्ट कंट्री है क्या इंडिया? हो सकती थी, पर हम थोड़ा सा देर हो गए, हम नहीं है, हमसे पहले बहुत सारी कंट्री ने, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और ये आपका आंसर है। ठीक है, हमसे पहले बहुत सारी कंट्री ने MIRV की टेक्नोलॉजी पे इस तरह की मिसाइल डेवलप कर रखी है। किसने किसने की है? सी जितने भी कलर्ड कंट्रीज है ना, इसमें पाकिस्तान भी है, चाइना है, रशिया है, हमारी इंडिया है, UK है, फ्रांस है। ठीक है, इन सब ने, US है, इन सब ने कर रखा है। ठीक है, क्या डेवलप क्या है? DRDO द्वारा निर्मित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ा था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्या करता है ये निकलता है और इसका जो इसके पास मल्टीपल वारहेड होता है, तो एक जगह गिरने की जगह ये मल्टीपल एरियाज पे टारगेट करता है, तो इसी को कहते हैं क्या? MIRV। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड होते हैं इस तरह के मिसाइल्स में। ये डेवलप किया गया था अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, इनके द्वारा ये आइडिया रखा गया था कि हम सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंडर में, अंडर दिस प्रोग्राम। और इसके अंडर में 5 मिसाइलें जिसको हम पटना से याद रखेंगे। क्या क्या? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग। ठीक है, और अग्नि। तो इन 5 के नाम पे हमको याद रखना है कि हमने मिसाइल तैयार कर रखी है। ये नाम इंपॉर्टेंट होगा, शीना रानी। ठीक है, इन्होंने अग्नि 5 का जो प्रोजेक्ट था उसको लीड किया। किसने? शीना रानी ने। ठीक है, वनडे वाले पूछ लेते हैं।
शीना रानी, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवाइज करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अटपक्का बर्ड सेंचुरी बताइए, अभी न्यूज में है, कहाँ पे है? न्यूज में क्यों है? क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं और जो वर्ड वॉचर्स हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सीन को। कहाँ पे? अटपक्का बर्ड सेंचुरी में। कहाँ पे है ये बर्ड सेंचुरी? आपका क्वेश्चन है, बताइए। न्यूज में है, बिल्कुल नहीं डरना है। जो ये अटपक्का मतलब जो ऑप्शंस में जितने भी स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं इसमें जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जो अभी तक आए हुए हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस रखा है, लाखों बार रिवीजन कर, लाखों नहीं मतलब ठीक है, बहुत बार रिवीजन कर रखा है हमने। बताइए अटपक्का बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है? ये कोलेरू लेक में है। और कोलेरू लेक क्या है? हमारा इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? अटपक्का पक्षी अभ्यारण्य है और बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेचर लवर्स है, स्टूडेंट्स है, वॉचर्स है, एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ? अटपक्का बर्ड सेंचुरी में। कहाँ है? कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश में है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। चलो जल्दी से करते रिवीजन। तेलंगाना पर रखा है बाबू, कंवल नेशनल पार्क। टीक वुड की स्मगलिंग हो रही थी इसलिए हमने पढ़ा था, जाना था कहाँ? कंवल नेशनल पार्क जो तेलंगाना में है। त्रिपुरा सिपाही जाला नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में है, आंध्र प्रदेश। अटपक्का बर्ड सेंचुरी, उसके अलावा हमने अमराबाद के बारे में भी जाना था, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और असम को लेके अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, पवित्रा, ठीक है, पुबितारो एनिमल सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क से थोड़ी ही दूर पे है, ठीक है, असम में। चलो तो अटपक्का बर्ड सेंचुरी, चलो काफी फैक्चुअल है। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक एक्वेटिक सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? बताइए। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है, आंसर बताइए। बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत बार रिवाइज भी करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल बस कान खोल के सुनना है। ये है उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर ने नवनीत पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है, क्या? कलिंगा स्टेडियम में। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक और एक्वेटिक सेंटर, इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर कल ही हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, खुला गया है। चलो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कल खुला पढ़ा था हमने, पाम ऑयल यूनिट, नरिशिंग यूनिट खुला गया है, हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। मैं उस टाइम में मैंने बताया था कि उन्होंने एक हेडगियर पहना हुआ था, वो नाइशी ट्राइबल का था, है ना। कहाँ की है ये नाइशी ट्राइब? अरुणाचल प्रदेश की है। इन्हीं का हेडगियर हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेशन के टाइम में पढ़ा हुआ था। हाँ मैं जान रही हूँ, बट ठीक है, अगर कुछ वैसा हो रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ो, पूछ लेते हैं एग्जाम में। महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना भवन बनाने के लिए लैंड परचेज किया है। तो जम्मू कश्मीर में भवन, खुद का स्टेट भवन बनाने वाला पहला स्टेट हो गया महाराष्ट्र। चलो ठीक है। संकलन ऐप हाल ही में न्यूज में देखा गया है, किस चीज से रिलेटेड है आप बताइए। संकलन ऐप, संकलन ऐप है निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? आराम से बता दोगे जी। हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग में ये ऐप, नए आपराधिक कानून के मामले में ये ऐप हमारे अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया। क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम और संकलन मोबाइल ऐप, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके चलो ठीक है। क्रेडिट सपोर्ट को लेकर हमने पढ़ा था, पीएम सूरज, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अंडर पीएम सूरज टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके बाद कैप्चरिंग यंग टैलेंट इन स्पोर्ट्स, अनुराग ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया था, लॉन्च किया था। कीर्ति क्या करेंगे? जो बच्चे हैं उनको पकड़ेंगे और खेलने के लिए भेज देंगे ताकि कर्व कर सके ड्रग्स यूसेज को, और जो भी उनका एडिक्शन है मोबाइल को लेके, गैजेटरी अप्लायंसेस को लेके, उसको कर्व करने के लिए कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया अनुराग ठाकुर जी ने। क्या करेंगे? यंग टैलेंट को कैप्चर करेंगे और स्पोर्ट्स में भेजेंगे। चलो, क्लीन कुकिंग ऑयल को लेके, फ्यूल को लेके हमने क्या पढ़ा था? उज्ज्वला, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाते हैं। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड, चलो हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल, ये ऑपरेट करता है बोथ
वाटर और एयर इस तरह का अनमैन्ड व्हीकल किस आईआईटी ने बनाया है, बताइए किस इंस्टीट्यूट ने ऐसा डेवलप कर रखा है? आईआईटी जोधपुर ने। तो आईआईटी जोधपुर ने इस तरह का अनमैन्ड व्हीकल बनाया है, ड्रोन बनाया है, जो पानी में भी चलता है और हवा में भी उड़ता है। किसने बनाया है? आईआईटी जोधपुर, कानपुर और पलक्कड़, इन तीनों में मिलकर बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे, कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो है ना, करवाएंगे रिवीजन बार बार, जैसे इन सब का करवा रहे हैं। पहले ही पर रखा है हमने, आईआईटी मद्रास मिनी स्पेस लैब बनाएगा बाय 2025, एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल एक्टिविटीज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल बायोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए बनाएंगे मिनी स्पेस लैब। कौन? आईआईटी मद्रास। चलो ठीक है। आईआईएम शिलोंग, इंडिया का पहला गति शक्ति चेयर खुल रहा है। कहाँ? आईआईएम शिलोंग में। आईआईसी बेंगलोर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम। कौन? आईआईसी बेंगलोर विद द हेल्प ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। चलो बोला था ना, बहुत बार पढ़ रखा है। लाइम्स न्यूज में देखा गया है, क्या है ये? वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, क्या? लाइम। अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है ये बीमारी केरला में। ठीक है, बैक्टीरिया से कॉज करता है। बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बगडोर्फी, शायद प्रोनाउंसिएशन सही हो। चलो, तो ट्रांसमिट होता है कैसे? इसके काटने के द्वारा। क्या? इसको डियर टिक्स भी कहते हैं। क्या ट्रांसमिट करता है? लाइम डिजीज। बहुत ही ज्यादा न्यूज में था आपके। चलो, उसके अलावा जो भी हमने पढ़ रखा है जल्दी से कर लेते हैं। कल पढ़ा था हमने मम्स के रिगार्डिंग, पारा मिक्सो वायरस से फैलती है मम्स। क्या होता है? पैराटॉइड ग्लैंड होता है, वो स्वेल कर जाता है। बच्चों में ज्यादा देखा गया है, केरला में बहुत सारे बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। किससे? मम्स डिजीज से लेके वायरल डिजीज है, और एक्सट्रीम केस सिनेरियो में ब्रेन की भी स्वेलिंग दिख जाती है। किसमें? मम्स डिजीज में। बहुत फैला हुआ है। मलेरिया वेक्टर, ऑब्वियसली वेक्टर ऐसे नाम का दिया है। मलेरिया को लेके हमने क्या पढ़ा था? याओंडे डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या था याओंडे डिक्लेरेशन में? क्या कहा गया था कि 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने साइन किया है याओंडे डिक्लेरेशन। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग एलिमिनेटिंग द डेथ्स ऑफ कैंसर। कैंसर नहीं, मलेरिया। तो मलेरिया से जो भी डेथ हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए याओंडे डिक्लेरेशन साइन किया 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने। अलास्का पॉक्स से पहली बार एक मृत्यु देखी गई। कहाँ? अलास्का में। ठीक है, वायरल डिजीज है। चलो, तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।